तो फिर से हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी गाड़ी से दूर हट। अरे तो गुस्सा क्यों होता है, ये हमारी गाड़ी के सामने आकर तो खड़ी होगी ही, इनके घर में थोड़ी ना गाड़ी है, और तभी तो ये रोज स्कूल भी लेट आती है। अगर इनके घर में भी गाड़ी होती तो ये भी हमारी तरह गाड़ी में घूम पाती। क्यों राधिका, क्या तुम बैठी हो कभी गाड़ी में? हमारी घर में भी बहुत जल्द गाड़ी आ जाएगी, फिर देखना, मैं भी तुम्हें अपनी गाड़ी के आसपास खड़ी नहीं होने दूंगी। जब आ जाएगी तब आकर हमसे बात करना, हम तुम जैसे गरीबों से दोस्ती नहीं रखते। आसपास के सभी अमीर बच्चे जिनके पास गाड़ी होती है वो राधिका का खूब मजाक बनाते हैं। बेचारी राधिका रोते हुए अपने घर में जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताते हुए कहती है, माँ हम कब गाड़ी लाएंगे, मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। अरे बेटा गाड़ी कौन सी बड़ी बात है, 3-4 दिन में ले आएंगे हम भी एक गाड़ी। सच में? सच में। इतना बोलकर अनीता सब्जी काटने लगती है। कुछ देर बाद अनीता की सास आशा और नंदन निशा घर आते हैं। अपनी दादी और बुआ को देख राधिका हंसती हंसती उन दोनों के पास जाती है और उनसे कहती है, बुआ दादी आपको पता है बहुत जल्द हमारे घर में भी गाड़ी आने वाली है। अरे वाह राधिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब तुम जाकर पढ़ाई कर लो। भाभी खाना बन गया क्या? हाँ बस बनने ही वाला है, पर अब तक पवन जी घर नहीं आए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आज भी पैदल घर आ रहे हो। अरे बहू से बोल कि वो पैदल रोज रोज घर ना आया करे, 10-20 रुपए बचा कर क्या करेगा वो। माँ थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगा तभी तो सेविंग कर पाऊंगा, और वैसे भी 1000 बिजली का बिल आया है, ऊपर से पानी का बिल, इन सबको पूरा करने के चक्कर में कुछ बच ही नहीं पाता। पता नहीं ये गरीबी हमारा कब पीछा छोड़ेगी। हम जब भी पैसे बचाने की सोचते हैं तभी मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तुम सही कह रही हो। वैसे अब पापा की तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा है? कब तक पापा हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे? डॉक्टर ने कहा है कि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अब पूरा परिवार आपस में अपने महीने का खर्चा जोड़ने लगता है, पर हर बार की तरह इस बार भी पवन की सैलरी 1 रुपए नहीं बचती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर राधिका अपनी माँ से गाड़ी की जिद करती है। माँ तुमने तो कहा था कि 3-4 दिन में हम अपने घर में भी एक गाड़ी आ जाएगी, पर आज 10 दिन हो गए, अब तक हमारे घर में गाड़ी नहीं आई। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? बुआ मुझे भी एक कार चाहिए, मोहल्ले के सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। माँ ने कहा था कि 3-4 दिन में गाड़ी आ जाएगी, पर देखो अब तक माँ ने गाड़ी नहीं ली। भाभी क्या आपने सच में राधिका से ऐसा कोई वादा किया था? निशा तुम्हारे सामने की ही तो बात थी। उस दिन मैंने राधिका से बोला था कि 3-4 दिन में गाड़ी दिला दूंगी। मुझे लगा कि ये भूल जाएगी, पर मुझे क्या पता था कि राधिका गाड़ी की इतनी ज्यादा जिद करने लगेगी। आप मुझे बच्चा समझ के हमेशा बेवकूफ बनाते हो। अब तो दादाजी भी घर आ गए हैं, मैं उन्हीं से कहूंगी अब वही गाड़ी ला सकते हैं घर में। नहीं राधिका बेटा, दादू की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उन्हें आराम करने दो। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है। अगर तुम उनसे जिद करोगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम अपनी माँ को बस 2-3 महीने दो, मैं तुम्हें गाड़ी जरूर दिलाऊंगी, और इस बार मेरा तुमसे पक्के वाला वादा है। अरे बहू ऐसे झूठे वादे क्यों कर रही है उससे? भला हम गरीब कहाँ से लाएंगे गाड़ी? यहाँ पवन की कमाई से घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा और तू उसे गाड़ी दिलाने का वादा कर रही है। माँ जी इस तरह तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ जी मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी कोई काम करूंगी और अपनी बेटी के शौक पूरे करूंगी। हर बार अपनी तंगी के चलते अपने शौक मार देते हैं, पर मैं अपनी बेटी के शौक मारने नहीं दूंगी। इतना बोलकर अनीता उसी दिन शाम को काम की तलाश में बाहर जाती है और मार्केट में जाकर कुल्फी वाले से बात करती है, और अगले दिन अपने घर के बाहर कुल्फी की रेडी खड़ी कर लेती है। अब पूरे दिन अनीता कुल्फी बेचती है, पर उसमें उसकी अच्छी कमाई नहीं हो पाती, जिस वजह से वो गांव से बाहर जाती है और बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। साथ ही साथ घर आकर रात को सिलाई का काम भी करती है। मालकिन मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, अब मैं जाऊं? मुझे बगल वाले घर में भी जाना है। हाँ जाओ, और सुनो कल 2 टाइम आ जाना झाड़ू पोछा करने के लिए। माफ करना मालकिन, पर मैं 2 टाइम नहीं आ पाऊंगी। मैं 4 घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, शाम को घर जाकर आइसक्रीम बेचती हूँ और कंपनियों में जाकर चाय देती हूँ, फिर 2 घंटे के लिए फैक्ट्री में जाती और रात को घर जाकर सिलाई करती हूँ। हे भगवान, तुम एक दिन में कितना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या? थकती हूँ मालकिन, पर क्या करूँ, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इतना बोलकर अनीता दूसरी कोठी में जाती है और वहां पर फटाफट सारा काम खत्म करके कंपनियों में चाय देने जाती है और वहां पर चाय देकर कुल्फी बेचने लगती है। फिर फैक्ट्री में 2 घंटे काम करके घर आती है और घर आकर खाना बनाती है। अनीता को इतना मेहनत करता देख पूरा परिवार उससे कहता है, अनीता तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? मैं काम कर तो रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, उसके सपने पूरे करने के लिए। अब आप सब सो जाइए, बस मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके सोऊंगी। भाभी रहने दो, आप सुबह 5 बजे उठकर रात के 12 बजे तक बस काम करती रहती हो।
अभी का काम मैं कर दूंगी, आप थोड़ा आराम कर लो। निशा बिल्कुल सही कह रही है बहू, तेरे शरीर को भी आराम की जरूरत है। पवन निशा के कहने पर अनीता जाकर थोड़ा सा सिलाई का काम करके सो जाती है और सुबह सुबह उठकर सभी के लिए खाना बनाती है और घर का सारा काम खत्म करके फिर से कोठी में जाती है और वहाँ काम खत्म करके घर आती है और कुछ देर आइसक्रीम बेचती है और आइसक्रीम बेचकर कंपनी में जाकर एम्प्लॉइज को चाय देती है और वहाँ से सीधा फिर से फैक्ट्री जाती है। अनीता बहन, आज तो तुम बहुत खुश होगी। मेरे साथ साथ आप सब भी तो खुश हैं, आखिर आज हम सबको सैलरी जो मिलेगी। सही कहा, हम सब खुश हैं क्योंकि आज सैलरी का दिन जो है, पर मालिक कहाँ रह गए, पता नहीं सैलरी कब बढ़ेगी। फैक्ट्री के सभी वर्कर मालिक का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मालिक आकर सभी को सैलरी बांटता है और अनीता अपनी सैलरी लेकर घर जाती है और पैसे संभाल के रखती है। इसी तरह से दिन रात हर समय अनीता मेहनत करती है और एक एक पैसे जोड़ती है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन। माँ जी, पवन जी, निशा, पापा जी, ये देखो मैंने 3,90,000 जोड़ लिए हैं। चलिए ना अब चलकर एक गाड़ी लेते हैं। अभी राधिका भी स्कूल में है, जब वो स्कूल से आएगी तो आपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी देखेगी तो बहुत खुश होगी। हाँ अनीता, चल रहे हैं, पर इस 3,90,000 को 4 लाख तो कर ले। रुको, तुम ये 10,000 मेरी सैलरी के जोड़ लो। अगर 10,000 आप इसमें मिला दोगे तो फिर घर कैसे चलेगा? अगर घर चलाने में दिक्कत होगी तो मैं कुछ पैसे मालिक से उधार ले लूंगा और अपनी सैलरी से धीरे धीरे कटवा लूंगा। इतना बोलकर पवन अनीता गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जाते हैं, जहां शोरूम का एक वर्कर उनकी हालत देख उनसे बड़ी ही बेरुखी से बात करता है। हाँ भाई, अंदर कहाँ चले आ रहे हो, क्या चाहिए? अरे हम यहाँ गाड़ी लेने के लिए आए हैं। अरे गाड़ी लेनी है तो बाहर चलो, अंदर बहुत महंगी गाड़ी है, तुम्हारी औकात से बाहर की सेकंड हैंड की सारी गाड़ी बाहर खड़ी है। आप ये हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं? आप अपने ग्राहक से क्या इसी तरह से बात करते हैं? हम यहाँ नई गाड़ी लेने के लिए आए हैं, वो भी खाली हाथ नहीं, पैसे लेकर। अनीता को उस वर्कर की हरकत पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी वहाँ शोरूम का मालिक आ जाता है और अनीता से कहता है, माफ करना मैम साहब, क्या हुआ आप मुझे बताइएगा, आप इन्हें डांट क्यों रही हैं? हम यहाँ न्यू कार लेने के लिए आए हैं और ये हमारी ऐसी हालत देखकर हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है। आप प्लीज हमें कोई सस्ती और अच्छी गाड़ी दिखा दीजिए जो हमारे बजट में हो। हाँ हाँ मैम, क्यों नहीं, आइए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये व्हाइट कार सिर्फ 3 लाख की है और ये स्काई ब्लू वाली पूरी 4 लाख की। अगर आप इससे महंगी गाड़ी लेना चाहोगी तो मैं वो भी दिखा दूंगा। नहीं नहीं सर, हमें इससे महंगी गाड़ी नहीं चाहिए। आप हमें ये 4 लाख वाली स्काई ब्लू वाली गाड़ी दे दीजिए, हमारा इतना ही बजट है। इस तरह अनीता और पवन शोरूम में जाकर अपनी बजट के हिसाब से एक गाड़ी खरीद लेते हैं और पवन खुद गाड़ी चलाता हुआ घर आता है। कुछ देर बाद जब राधिका घर आती है और अपनी नई गाड़ी देखती है तो वो बहुत खुश होती है। माँ, आपने अपना वादा पूरा किया, अब हमारे पास भी गाड़ी है। अब मैं भी किसी को अपनी गाड़ी को छूने नहीं दूंगी, चलो घूमने चलते हैं। हाँ राधिका बेटा, क्यों नहीं, पर पहले गाड़ी की पूजा तो कर लो। बहू, हमने सोच लिया, हम राधिका से ही इस गाड़ी की पूजा करवाएंगे और अपनी प्यारी राधिका के पैर के निशान भी इस गाड़ी पर लगवाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। आशा के कहने पर अनीता और पवन अपनी बेटी के हाथ से गाड़ी की पूजा करवाते हैं और उसके पैरों के निशान अपनी गाड़ी पर लगवाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए जाता है और वो सब नई गाड़ी के खूब मजे लेते हैं।